हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है दिल्ली से पढ़ाई चैनल में और मेरा नाम है वैशाली बघेल। तो आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स 11th क्लास का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं 11th क्लास का चैप्टर नंबर 1 जो हम पहले पढ़ चुके हैं, उसका नेक्स्ट पार्ट। तो आज हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो और मैक्रो के बारे में पहले हम पढ़ चुके हैं कि माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल टर्म्स, ठीक है। किसी भी छोटे टर्म से रिलेट करना माइक्रो कहलाता है और एज अ होल किसी भी बहुत बड़ी टर्म से रिलेट करना हमारा मैक्रो कहलाता है, बिग टर्म। अब इसकी एक्सप्लेनेशन हम पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम टेबल के थ्रू ही पढ़ेंगे इसके बारे में। माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। आप चाहो तो सारी चीज़ें नोट भी कर सकते हो। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट पार्ट विच रिलेट टू द इंडिविजुअल इकोनॉमिक। किससे रिलेट करती है? विच रिलेट टू अ इंडिविजुअल इकोनॉमिक। जो किससे रिलेट कर रही है? इंडिविजुअल इकोनॉमिक से। मतलब वही अगेन स्मॉल टर्म से अगर कोई चीज़ रिलेट कर रही है, जैसे एक फैमिली से रिलेट करना, क्या कहलाता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक्स is that part which relate as a whole economic। जो पूरी इकोनॉमिक से रिलेट कर रही है वो हमारी क्या कहलाती है? मैक्रो इकोनॉमिक्स कहलाती है। अब इसका सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स किससे रिलेट करती है? डिमांड एंड सप्लाई। अब डिमांड क्या होती है? जैसे कोई भी पर्सन किसी भी एक प्रोडक्ट की या दो प्रोडक्ट की क्या कर रहा है? डिमांड कर रहा है, और उसके पास उस चीज़ के लिए क्या होने चाहिए? इनकम भी होनी चाहिए। इसका एक एग्जांपल दे देती हूँ आपको, बाकी आगे चैप्टर्स बने हुए हैं इससे रिलेटेड तो आपको ज़्यादा अच्छे से पता चल जाएगा। डिमांड का मतलब वो होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक पेन खरीदना चाहती हूँ, मार्कर खरीदना चाहती हूँ, ठीक है। अब मेरे ये मार्कर का प्राइस में भी 20 रुपीज़ होगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो अगर मैं 20 रुपीज़ का मार्कर ख़रीदना चाहती हूँ और मेरे पास 20 रुपीज़ नहीं है तो वो डिमांड नहीं कहलाएगी। अगर ये मार्कर खरीदने के लिए मेरे पास 20 रुपीज़ हैं लेकिन मैं मार्कर ख़रीदना ही नहीं चाहती, मेरी वांट ही नहीं है, तब भी वो डिमांड नहीं कहलाएगी। तो आपका क्या होना चाहिए? आपका वांट्स भी होनी चाहिए और आपके पास मनी भी होनी चाहिए। दैट मीन्स आपका इच्छा भी होनी चाहिए और आपके पास पैसे भी होने चाहिए उस चीज़ के लिए, तो वो आपकी क्या कहलाती है? डिमांड कहलाती है, ठीक है। और ऐसे ही सप्लाई का मतलब ये होता है, जैसे कोई प्रोड्यूसर, जैसे अगर ये मार्कर मैं बना रही हूँ तो इसको मैं सप्लाई करना चाहती हूँ। कोई भी पर्सन सप्लाई कब करेगा? अगर आप प्रोड्यूसर हो तो इस मार्कर को आप कब सेल करना पसंद करोगे? जब इसका हाई से हाई प्राइस कोई भी आपको देने के लिए क्या होगा? रेडी होगा, तभी आप उसको ये बेचोगे ना मार्कर। तो वो आपकी क्या कहलाती है? सप्लाई कहलाती है। तो डिमांड क्या हो सकती है? जैसे वो एक घर में अगर कोई, पहले वाला एग्जांपल ले लेते हैं, अगर एक घर में कोई भी फूड कंजप्ट कर रहा है, पूरे मंथ में वो कितना राशन खा रही है फैमिली, तो डिमांड भी तो कर रही है ना वो, कि भाई उसके पास इतने पैसे हैं, वो इस चीज़ों को खरीदेगी, तो वो आपकी क्या कहलाती है? डिमांड हो गई। और सप्लाई भी, एक शॉपकीपर अगर बहुत सारे लोगों को प्रोडक्ट सप्लाई कर रहा है तो शॉपकीपर तो एक ही है। तो डिमांड और सप्लाई किससे रिलेट करती है? इंडिविजुअल टर्म से भी रिलेट कर सकती है। तो अगेन भाई इंडिविजुअल टर्म से रिलेट कर रही है तो वो किसके अंदर आ गई? माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। लेकिन मैक्रो जो होती है वो इंडिविजुअल टर्म से तो रिलेट नहीं करती, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स किससे आ गई? एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है।
मैक्रो इकोनॉमिक्स में आता है एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड का मतलब ये होता है वैसे कि 1 ईयर के अंदर, एक साल के अंदर कितने सारे लोगों ने, हमारी इतनी सारी पॉपुलेशन है, कितने सारे लोगों ने कितने प्रोडक्ट्स की या फूड की डिमांड करी है, तो वो हमारी क्या कहलाती है, एग्रीगेट डिमांड कहलाती है। और एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है कि एक साल के अंदर कितने सारे प्रोड्यूसर्स ने कितने ज़्यादा लोगों को क्या किया है, प्रोडक्ट सप्लाई किया है। तो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट जो सप्लाई है वो किससे रिलेट करती है, एज अ होल से रिलेट करती है। तो एज अ होल का मतलब क्या हो गया, मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं हम लोग। Involves limited degree of aggregation. अब माइक्रो इकोनॉमिक्स है ना, माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब जो किससे रिलेट कर रही है, स्मॉल टर्म से रिलेट कर रही है। जब ये स्मॉल टर्म से रिलेट कर रही है तो इसमें जो एग्रीगेशन होता है वो कितना होता है, लिमिटेड होता है, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं। एक इंडिविजुअल फैमिली हो गई, एक फैक्ट्री हो गई, तो एक स्टेट हो गई, तो बहुत छोटी टर्म्स होती है। तो इसमें जो एग्रीगेशन होता है वो बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, लिमिटेड होता है, मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में हमें इसमें पता नहीं चलता। इसमें क्या आता है, it involves determine the income and employment level of economic. ये किससे रिलेट करती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। इट इन्वॉल्व्स डिटरमाइन द इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इकोनॉमिक, कि हमारी इकोनॉमिक में कितने ज़्यादा लोग क्या कर रहे हैं, इनकम गेट कर रहे हैं, या कितने ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं, या कितने ज़्यादा लोग अनएम्प्लॉयड हैं। तो ये सारी चीज़ें रिलेट करती हैं। अब आप लोग मुझे ये बताइए कि जैसे एम्प्लॉयमेंट है, तो एम्प्लॉयमेंट क्या है, जो पूरे देश में जितने भी लोग जॉब करना चाहते हैं और उन्हें जॉब वो लोग कर रहे हैं, तो वो लोग सारे क्या हैं, एम्प्लॉयड हैं। तो यहाँ पे कोई भी चीज़ इंडिविजुअल चीज़ से रिलेट नहीं है, सारे लोग आ गए एज अ होल। और इनकम भी, जितने, चाहे कोई कम कमा रहा है चाहे कोई ज़्यादा कमा रहा है, लेकिन अर्न कर रहे हैं, तो वो इनकम से रिलेट हो गया। तो यहाँ पे इनकम और एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इकोनॉमिक, इनकम और एम्प्लॉयमेंट पूरी इकोनॉमिक में जितना लोग इनकम अर्न कर रहे हैं और जितना एम्प्लॉयड लोग हैं, तो वो सारी काउंट किस में होती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। क्यों, क्योंकि वो क्या होती है, एज अ होल होती है। ठीक है, अब इसका फोर्थ पॉइंट पढ़ते हैं। सिंपल पॉइंट है, इट इज ऑल्सो नोन एज, इसको किस नाम से जाना जाता है, प्राइस थ्योरी। क्योंकि इंडिविजुअल टर्म्स का एक एक चीज़ को चेक करके हम पता लगा सकते हैं, एज अ होल पता नहीं लगा सकते हम एक एक चीज़ का प्राइस। अगर पूरे विश्व में हर एक प्रोडक्ट का कितना प्राइस है, क्या है, एक एक इंडिविजुअल टर्म्स के बारे में हम पता नहीं लगा सकते। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में प्राइस थ्योरी नहीं हो सकती, लेकिन माइक्रो में एक स्मॉल टर्म से हम पता लगा सकते हैं। तो इसको किस नाम से जाना जाता है, प्राइस थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें इट इज़ also known as income and employment theory। अगेन इसी पॉइंट से रिलेट करता है कि इसमें क्या करते हैं हम, इनकम और एम्प्लॉयमेंट के बारे में पता लगाते हैं कि भाई कितने लोग एज अ होल में कितने लोग इनकम अर्न कर रहे हैं, कितने लोग एम्प्लॉयड हैं। तो इसको किस नाम से जाना जा सकता है, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी के नाम से भी जाना जा सकता है। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट में ना हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। माइक्रो का मतलब स्मॉल टर्म इंडिविजुअल्स, तो इसमें क्या आ गई, इंडिविजुअल इनकम आ गई कि एक पर्सन कितना अर्न कर रहा है। जैसे आपकी फैमिली में अगर कोई अर्न कर रहा है तो एक पर्सन कितना अर्न कर रहा है, वो इंडिविजुअल इनकम हो गई। या एक फैमिली कितना अर्न कर रही है तो भी वो इंडिविजुअल इनकम हो गई। या फिर इंडिविजुअल आउटपुट, क्योंकि डिमांड और सप्लाई दोनों के बारे में पढ़ा था ना हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में। तो एक पर्सन कितना ज़्यादा क्या कर रहा है, आउटपुट बना रहा है, ठीक है, लोगों को सप्लाई कर रहा है, तो वो भी इंडिविजुअल आउटपुट है, क्योंकि एक पर्सन या एक फर्म कि एक कंपनी कितने ज़्यादा प्रोडक्ट्स बना रही है और वो लोगों को सप्लाई कर रही है। और यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स में अगर एग्जांपल लेंगे तो कौन से ले सकते हैं, जो एज अ होल काउंट हो रहे हैं, जैसे नेशनल इनकम, पूरे नेशन से रिलेट कर रही है ना नेशनल इनकम, तो नेशनल इनकम किस में काउंट हो जाएगी, हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स में। और ऐसे ही नेशनल आउटपुट, कि पूरे देश में कितने ज़्यादा लोग क्या कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट्स को सप्लाई कर रहे हैं, तो वो हमारा किस में आएगा, नेशनल आउटपुट में आएगा। तो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे अब, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। क्या प्रॉब्लम, सेंट्रल प्रॉब्लम्स हमारी क्या क्या हैं इकोनॉमिक में। तो सबसे पहली प्रॉब्लम क्या होती है कि हम इकोनॉमिक में कौन से प्रोडक्ट बनाएं, जैसे व्हाट टू प्रोड्यूस, इकोनॉमिक में कौन से प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए जाएं जिससे ज़्यादा लोगों को सेटिस्फैक्शन मिले। दूसरा होता है हाउ टू प्रोड्यूस, क्या बनाएं, कैसे बनाएं, और फॉर whom टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाएं, ठीक है ना। तो व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस, ये तीन हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं जिसको हर कोई क्या करता है, फेस करता है, कि उसे डिसाइड करना पड़ता है। विदाउट ये सब डिसाइड करे वो इकोनॉमिक्स की सेंट्रल प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकता। तो व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोडक्ट बनाएं, अगर हम लोग होंगे तो हम लोग क्या प्रोडक्ट्स बनाना पसंद करेंगे। तो इसमें ना हमारे पास दो चॉइसेस होती हैं, ठीक है। तो व्हाट टू प्रोड्यूस में हमारे पास दो चॉइसेस हैं, या तो हम कैपिटल गुड्स बना लें, या हम कंज्यूमर गुड्स बना लें। कंज्यूमर मतलब जो हम कंजप्ट करते हैं, जैसे राइस, व्हीट। और कैपिटल गुड्स कौन से हो गए, जो जिससे हमारी कैपिटल इंक्रीज होती है, जैसे अगर गन, क्योंकि गन हम खा तो नहीं सकते ना, तो वो किस में आएगी, कैपिटल गुड्स में आएगी। तो अब बात करते हैं कंज्यूमर गुड्स बनाएं या कैपिटल गुड्स बनाएं। एक एग्जांपल लेते हैं, आपके पास जैसे इनकम है 20,000 रुपीज़, ठीक है। आपके पास इनकम नहीं बल्कि आपके पास कुछ पैसे हैं, 20,000 रुपीज़ हैं आपके पास। तो आप 20,000 को किस तरीके से इन्वेस्ट करना चाहोगे, या तो आप राइस या व्हीट में इन्वेस्ट करना चाहोगे, या किस में इन्वेस्ट करना चाहोगे, गन में इन्वेस्ट करना चाहोगे। आप ऐसा भी कर सकते हो कि 10,000 आप किस में इन्वेस्ट कर दो, राइस और व्हीट में इन्वेस्ट कर दो, और 10,000 आप किस में इन्वेस्ट कर दो, गन में इन्वेस्ट कर दो। या आपके पास ये ऑप्शन है कि 20 के 20,000 आप किस में इन्वेस्ट कर दो, राइस और व्हीट में इन्वेस्ट कर दो, और 20 के 20,000 आप किस में इन्वेस्ट कर दो, गन में इन्वेस्ट कर दो। तो डिपेंड्स ऑन यू कि आप कंज्यूमर गुड्स खरीदना चाहते हैं या फिर कैपिटल गुड्स खरीदना चाहते हैं। आप लोग कौन से प्रोडक्ट्स खरीदना पसंद करेंगे जिससे हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल क्या होगा, सेटिस्फैक्शन लेवल क्या होगा आपका, सबसे ज़्यादा हाई होगा। आप वो वाले गुड्स क्या करना पसंद करेंगे, परचेज
करना पसंद करेंगे। और अगर आप एक प्रोड्यूसर की फॉर्म में हैं तो आप कौन से गुड्स बेचना पसंद करेंगे जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। क्योंकि एक प्रोड्यूसर सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कंडीशन में तब रहता है जब मतलब वो उस प्रोडक्ट्स को सेल करना पसंद करेगा जब लोग उसे हाई से हाई प्राइस देना क्या कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। ठीक है ना। अब ये तो बात हो गई कि आप कौन से प्रोडक्ट्स बनाओगे। ठीक है, अब है हाउ टू प्रोड्यूस, कि कैसे बनाओगे। इसके लिए भी आपके पास दो चॉइसेस होती हैं कि या तो आप क्या कर लो, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक लगा लो, या आप कौन सी टेक्निक लगा लो, लेबर इंटेंसिव टेक्निक लगा लो। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में क्या होगा कि अगर आपके पास आपको बहुत जल्दी क्या करना है, प्रोडक्ट्स बनाने हैं, तो आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, तो आप कौन सी टेक्निक लगाओगे, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक लगाओगे, ताकि ज़्यादा पैसे लगा के आपको जो आउटपुट मिले वो बहुत बेटर मिले। और लेबर इंटेंसिव आप कब लगाओगे टेक्निक, लेबर इंटेंसिव टेक्निक हम तब लगाएंगे जब हमारे पास पैसे कम होंगे। जैसे क्या होता है कि विलेज में ना लोगों के पास काफ़ी मतलब विलेज वगैरह में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, एक फैमिली में काफ़ी ज़्यादा मेंबर्स होते हैं, उनके पास इतने पैसे नहीं होते, तो वो लोग क्या करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जो लेबर लगा लेते हैं, मतलब फैमिली मेम्बर्स कोई काम पे लगा देते हैं, उनके पास इतने पैसे नहीं होते, तो इससे क्या होता है कि लोगों को क्या मिल जाती है, एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है। तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक हम तब ज़्यादा लगाना पसंद करेंगे जब हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या चाहिए होगी, हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयड करना चाहेंगे, तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक लगाएंगे। और लेबर इंटेंसिव टेक्निक कौन लगाएंगे, जब हमें जल्दी से जल्दी काम चाहिए होगा, हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसे होंगे, तब हम कौन सी टेक्निक लगाएंगे, लेबर इंटेंसिव टेक्निक लगाएंगे। अब बात आती है फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाएं, तो इसके लिए भी हमारे पास दो चॉइसेस हैं, या तो रिच पीपल के लिए बना लें या फिर पुअर पीपल के लिए बना लें। अब बताओ, अगर हम रिच पीपल के लिए बनाएंगे तो वो हमसे बार्गेनिंग तो करेंगे नहीं, और उनके लिए जो हम प्रोडक्ट्स बनाएंगे वो कौन से प्रोडक्ट्स बनाएंगे, जो लग्जरीज आइटम्स होंगी। तो अगर हम प्रॉफिट ज़्यादा कमाना चाहते हैं तो हम किसके लिए बनाएंगे, रिच पीपल के लिए बनाएंगे। क्यों, क्योंकि वो हमसे बार्गेनिंग नहीं करेंगे, और वो कौन से गुड्स परचेज करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं कि अगर नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली या पुअर पीपल कुछ मार्केट करने जाएंगे तो वो क्या करेंगे, कुछ सेल में प्रोडक्ट्स ढूंढेंगे, ऐसे प्रोडक्ट्स ढूंढेंगे जो थोड़े सस्ते होंगे, तो ऊपर से बार्गेनिंग भी करेंगे वो लोग, है ना। और लेकिन रिच पीपल क्या करेंगे, वो लोग मॉल में जाएंगे, लग्जरीज आइटम्स खरीदेंगे, तो जब हम उनके लिए प्रोडक्ट्स बनाएंगे तो हमें प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी ज़्यादा होगा, ठीक है ना। और लेकिन अगर हम पुअर पीपल के लिए प्रोडक्ट्स बनाएंगे तो उसमें प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा नहीं होगा, उसमें हम क्या करने की सोचेंगे, भलाई करने की सोचेंगे कि कोई नहीं, गरीब है, इंसान है, वो क्या कहते हैं, उनको कम में भी मिल जाएगा तो ठीक है, एटलीस्ट वो लोग सर्वाइव तो कर पाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, पुअर पीपल के लिए तब प्रोडक्ट्स बनाएंगे जब हम लोग क्या करना पसंद करेंगे, सोशल वेलफेयर करना पसंद करेंगे, ठीक है ना। और रिच पीपल के लिए हम कम प्रोडक्ट्स बनाएंगे जब हम लोग प्रॉफिट मार्जिन लेना पसंद करेंगे, हमें कोई सोशल वेलफेयर नहीं करना, हम चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कमा सकें, प्रॉफिट कमाएं, तो हम रिच पीपल के लिए बनाएंगे। अगर आपका मन है कि चलो हम सोशल वेलफेयर भी करते हैं तो फिर वो हम किसके लिए बनाएंगे, पुअर पीपल के लिए बनाएंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, इसके आगे कंटिन्यू करेंगे और ये जो प्रॉब्लम्स हैं इसके सॉल्यूशंस भी फाइंड करेंगे। तो आज के लिए बाय बाय, टेक केयर।